गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। एक बार हाथ जोड़ो, खड़े हो जाएगा सब थोड़े से आगे आए सर। रवि जी एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ओके सर, थैंक यू। भालचन्द्राय गुरवे गुरुदैत्यदला क्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्राप्ते गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगोल्पाय गन्धमद्याय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्र। मंगलाचरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के बाद में आगे की कड़ी के अंदर अतिथियों के परंपरा रही है। मैं अतिथियों के स्वागत के लिए तिलक अर्चन के लिए तेजपाल जी को आमंत्रित करता हूँ। श्रीफल भेंट करें। आगे मैं प्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री नरोत्तम जी पुजारी को माल्यार्पण व श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान बढ़ाएं। आगे की पंक्ति में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पवन जी भंडारी के सम्मान के लिए मैं श्री अरुण जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं, मंच पर पुकारता हूं। आगे की पंक्ति में रामदेव जी साहू का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं श्री प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। आगे की पंक्ति में मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ को आमंत्रित करता हूं। श्री विनोद जी नाटाणी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के संगीत सम्राट जिन्होंने में संगीत की दक्षता हासिल है, श्री शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। अनिल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मंचस्थ जो संयोजक है डॉक्टर रवि जी का मैं स्वयं माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।
स्वागत की इसी कड़ी में मेरा निवेदन, श्रीमान कट्टेपा जी स्टेज पर आए। श्रीमान कट्टेपा जी जो कि केरल से आए हैं, श्रीमान कट्टेपा जी आप स्टेज पर आए। महाविद्यालय साहित्य विभाग के प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा से निवेदन, आप उनका स्वागत करें। श्रीमान कट्टेपा जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रोफेसर दिवाकरण उपाकट्टू, मैं जिस भी कार्यक्रम में गया हूँ शायद इनका नाम कोई सही ले नहीं पाया, ये इनके साथ एक संजोग की बात है। आज भी दिवाकरण जी का नाम कट्टेपा के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आगे की कड़ी के लिए प्रोफेसर शेखावत जी। गुरु जी काफ़ी दूर से पधारे हैं, जबान भी फिसलती है, बहुत कठिनाई होती है नाम लेने के अंदर। इतनी दूर से आए, ये मन का उत्साह होता है, उत्साह से आदमी हिमालय पार कर सकता है, उत्साह से आदमी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करता है और दानवीरता को प्राप्त करता है। आगे की पंक्ति में मैं प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूँ। प्राचार्य जी हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए अपने शब्दवाणी का उद्बोधन दें। ओम स्वस्ति। अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान नरोत्तम जी पुजारी, प्रसिद्ध एस्ट्रो, अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय विकास समिति के सेक्रेटरी श्रीमान पवन जी भंडारी, श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर साहू जी, श्रीमान रवि जी, श्रीमान नाटानी साहब, श्रीमान अनिल जी एवं देश के कोने कोने से पधारे हुए ज्योतिर्विद माँ वीणा पानी के उपासकों, बड़ा हर्ष का विषय है। जसवंतगढ़ एक छोटी सी जगह, उस जगह को पवित्र करने के लिए आप जैसे मनीषी पधारे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। आप सबका महाविद्यालय परिवार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, आप जैसे मनीषियों के दर्शन हम सबको हुए। आप जैसे मनीषी ज्योतिष की विषय में नई दिशा देते रहे हैं। 2 दिन आप मंथन करेंगे इस संगोष्ठी में, आप निरंतर जो कि शोध करते रहते हैं। हम सबको भी आपके विचार सुनने का मौका मिलेगा, सुअवसर मिलेगा। आप जैसे मनीषियों के दर्शन मात्र से हम लोग धन्य अपने आप को मानते हैं। आप लोगों के मुखारविंद से जो वाणी सुनेंगे उससे तो हम और भी पुण्य लाभ कमा लेंगे। सही मायने में देखा जाए, यह महाविद्यालय संस्कृत शिक्षा के लिए सन 1938 से प्रचार प्रसार कर रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय की छात्र संख्या 1200 प्लस है। हमारे यहाँ के ट्रस्टी दोनों भाई संस्कृत निष्ठ हैं। उनको जब भी संस्कृत की सेवा के लिए कोई निवेदन किया जाता है, उदार मन से कहते हैं संस्कृत का काम होना चाहिए। अन्य जगह मैंने कई जगह काम किया है और भी इस प्रकार का माहौल मुझे ट्रस्ट की तरफ से कहीं नहीं मिला। आज जो संस्कृत की संस्थाएं संस्कृत भाषा दम तोड़ रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि यह संस्कृत शिक्षा अर्थकरी विद्या नहीं, ऐसा मानते हैं लोग। जो भी पहले संस्कृत के स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, वहाँ नया मैनेजमेंट आ गया और उस मैनेजमेंट ने टाई बेल्ट की स्कूलें चालू कर दी। इसलिए वो आज संस्कृत के मूल रूप को छोड़ के नए रूप धारण कर चुकी हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे ट्रस्टी महोदय आज भी उस पुरातन पद्धति को अपनाए हुए हैं। और जब हमने पौरोहित्य कर्मकांड पाठ्यक्रम के लिए कुछ ढिलाई कर दी थी, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को आप पौरोहित्य के रूप में तैयार कीजिए। आज समाज में पौरोहित्य कर्मकांडी की महती आवश्यकता है, इसलिए आप इस प्रकार के पाठ्यक्रम भी तैयार कीजिए। उन्हीं की उदार मंशा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में आज से ही
पौरोहित्य कर्मकांड, संस्कृत संभाषण शिविर, संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत संभाषण शिविर आदि शिविरों का आज से ही उद्घाटन हो रहा है। संस्कृत संभाषण शिविर के लिए श्री चंद्रशेखर, पौरोहित्य के लिए पीयूष शर्मा, अन्य कई विद्वानों का भी समागम होगा। ज्योतिष के साथ साथ हमें कई विषयों की जानकारी मिलेगी। इस ज्योतिष सम्मेलन में पधारे हुए दूर प्रदेश के विद्वानों का पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सबको आवास व्यवस्था में, भोजन व्यवस्था में रात्रिकालीन में कोई समस्या हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब कोई समस्या यदि हो रही हो तो आप अवगत करवाएं, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। आपको जो भी असुविधा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पुनः आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। पहले तो हम जसवंतगढ़ की भूमि को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं कि इतना पुण्य ज्योतिष महाकुंभ का इन्होंने आयोजन किया। हमारे एक छोटे से निवेदन पे इतने बड़े प्रोग्राम का इन्होंने आयोजन कर लिया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये गलती हो गई हो तो क्षमा करो, तो ऐसी गलती हर साल करें। हर साल ज्योतिषी आए क्षमा करने के लिए तो सबको खुशी होगी। लगभग हमने 2017 में इनसे निवेदन किया था कि जसवंतगढ़ में सम्मेलन करवाया जाए, तो प्रभु की जैसी कृपा हुई। अब 2020 में 21 में ये फलीभूत हुआ है। और कोरोना के कारण भी लगभग 2 साल का अंतराल हो गया था। कोरोना ने लगभग सभी को एक रोक दिया था मार्ग तरक्की का, चाहे देश की तरक्की हो, चाहे ज्योतिषियों की तरक्की हो, सभी रुक गई थी। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से भी वेबिनार बहुत हुए। हम सब ने देखा कि वेबिनार के माध्यम से भी ज्योतिष सम्मेलन चलते रहे, अनवरत चलते रहे। और दिसंबर 2019 के बाद अब दिसंबर 2021 में पुनः यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग पुनः यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मंचस्थ अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद अब पत्र वाचन के लिए मैं यहाँ पर अतिथियों को निवेदन करना चाहूँगा। इसमें हमारे पास सभी अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। तो सम्मेलन का एक उद्देश्य होता है कि पत्र वाचन हो, और पत्र वाचन के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य होता है जो हमने जब सम्मेलन शुरू किया था, सबसे पहला सम्मेलन हमारे बड़े भाई नरोत्तम जी पुजारी जी के साथ हमने शुरू किया था मार्च 2017 में। मार्च 17 में किया था। तो छोटा सा प्रयास था, आज भी हम उस प्रसंग को याद करते हैं। हमको नरोत्तम जी ने कहा कि रवि जी मैं 50 ज्योतिषियों का सम्मान करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी, कर देंगे। मैं रात को घर पहुँचा 8 बजे, 10 बजे मैंने फेसबुक पर डाल दिया निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन सालासर में किया जा रहा है। इनको पूछा भी नहीं था मैंने। रात को 3 बजे इन्होंने अपनी फेसबुक देखी तो इनको पता लगा कि घोषणा हो गई मेरे नाम से। और जहाँ 50 ज्योतिषी होने थे वहाँ लगभग 400 ज्योतिषी इकट्ठे हो गए। तो इनका उदार मन और बड़ा विशाल हृदय कहता हूँ कि इन्होंने एक सम्मेलन की जो शुरुआत करी लगातार, अब ये हमारी टीम द्वारा विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर ये लगातार नवा सम्मेलन है जो कि आप सभी ज्योतिषियों के द्वारा हमारा सफल हुआ है। इसमें मुख्य नाम है हमारे जो सालासर से यहाँ तक जुड़े हुए हैं 2017 से लेकर डॉक्टर हरदीप सिडाना जी, रुपेंद्र पुरी जी, यशपाल जी, और इनके जो साथी आते हैं दविंदर जी, दिवाकरण, कुप्पा कट्टू, जिनका नाम सीखने में हमें 5 सम्मेलन लग गए थे। 5 सम्मेलनों के बाद हम इनका नाम बोलना सीखे थे। एक बच्चे को बोलने में 2 साल लगते हैं, हमें इनको सीखने में 5 साल लग गए थे कि इनका नाम कुप्पा कट्टू है। और अभी जैसे कि मुझे कुप्पा कट्टू जी ने बताया कि ऑल इंडिया ब्राह्मण संघ ने इनको उपाधि दी है कट्टप्पा 2। तो बधाई हो इनके लिए। तो हमारे हेमंत जी ने नाम गलत नहीं बोला था, इनको शायद खबर लग गई थी कि उपाधि मिल चुकी है कट्टप्पा की। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं कि दूर दराज से यहाँ पर हमारे अतिथि पधारे हैं। मनोज जी जयपुर से आए हैं, आदित्य जी कोटा से आए हैं, सावरमल जी आ गए हमारे पास, जयप्रकाश जी, महावीर जैन जी बीकानेर से आ गए हैं। तो सभी ज्योतिषियों का मैं स्वागत सत्कार करता हूं।
अब पत्र वाचन की कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मनोज कुमार गुप्ता जी को, जो कि जयपुर से आए हैं। यह ज्योतिष की विशेषताओं पर अपने उद्बोधन प्रकट करेंगे। हम स्वागत करते हैं मनोज कुमार गुप्ता जी का। कृपया मंच पर पधारें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, दूर दूर से आए हुए ज्योतिष विद्वान और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और शिक्षकगण, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये जो ज्योतिष का मंच आज आप यहाँ देख रहे हैं, निसंदेह आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना जानते हैं, लेकिन आज थोड़े से समय में ही मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसकी विशेषताएं और इसकी महानताओं के बारे में मैं आपको अवगत करा सकूं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग होते हैं ये कहते हैं हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो अपना हर काम ज्योतिष विद्या के आधार पर करते हैं। लेकिन चाहे आप माने या ना माने, आपके जीवन में ज्योतिष सदैव सम्मिलित रही है और हमेशा आप लोगों को उसका फायदा मिलता रहा है। अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूं, तो घर में जब बालक का जन्म होता है, उसी के साथ विप्र पंडित लोग उसका नामकरण संस्कार करते हैं। आप लोगों ने कभी ये समझने का प्रयास किया कि ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बालक का जन्म होता है, उस दिन, उस समय के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसकी जन्म कुंडली का निर्माण होता है, और विप्र पंडित लोग घर आकर के उसके माता पिता को ये बताते हैं कि ये बालक इन नक्षत्रों में और इन ग्रहों की विशेषताओं को लेकर के पैदा हुआ है, और यदि इसकी परवरिश उस आधार पर की जाए तो ये बालक जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। यानी जन्म के साथ ही आपकी विशेषताओं को आपके परिवार से अवगत करा दिया जाता है, और आपकी परवरिश उसी आधार पर होती है, और आप देखते हैं कि आपका जीवन बड़ा ही सुगम हो गया है। लेकिन आज के परिदृश्य में ये परंपराएं कहीं खो गई हैं। आज हम बर्थडे पार्टी तक सीमित होकर के रह गए। एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे भीतर वो कौन से गुण हैं जो परमात्मा ने हमें देकर के भेजे हैं, तब तक आप अपने जीवन में उन लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि आपके भीतर वो कौन से गुण हैं जिस कार्य को आप बहुत ही सहजता के साथ कर सकते हैं, जिसको करने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, आपका मन करता है बार बार मैं ये चीज करूं, कुछ चीज है जो आपको अच्छी लगती है, बस उसे ही अपनी जिंदगी के अंदर अपना लक्ष्य बना लीजिए। फिर देखिए सफलताएं आपके कदम अवश्य चूमेंगी। ज्योतिष विद्या है ही इस चीज को पहचानने का एक माध्यम। हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी दिनचर्याएं करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित अवश्य होती है। तभी तो आप देखिए, कभी आपका मूड करता है बहुत अच्छा, कभी आप निराश होते हैं, कभी उत्सुकता के भाव आपके अंदर रहते हैं, तो कभी निराशा के भाव रहते हैं। किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करना भी पसंद नहीं करते। आखिर ये सब क्यों होता है? इसके पीछे भी ज्योतिष का बहुत बड़ा कारण है, और इसीलिए जीवन के अंदर सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने वो कौन सी खूबी हमें दी है, वो कौन सी शक्ति हमें दी है, वो कौन सी चीज है जो हमारे भीतर है और जिसका हम सर्वोत्तम प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपको अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि जीवन के हर कालखंड में, चाहे बाल्यकाल हो, युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से बताता हूं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी कुंडली देख चुका हूं और अभी नवंबर 2021 से उन्हें मंगल की महादशा आरंभ हुई है और उससे 2 माह पूर्व मैंने उनको कहा था कि अब आपके मंगल की दशा शुरू हो रही है और अब आप बदलने वाले हैं। आपका स्वभाव पूरी तरह से बदलेगा। अब तक जिस तरह का कार्य आप कर रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत अब आप कार्य करेंगे। अभी तक आप अकेले चलो कि उस पर चलते हैं, अब लोगों का साथ लेंगे। अभी तक आप किसी का कटाक्ष कर दिया करते थे, अब विनम्रता के साथ चलेंगे। अब दुश्मनों की संख्या में आपकी कमी होगी और ये सब क्यों होगा? क्योंकि मंगल की महादशा आपको आरंभ हो रही है और मंगल आपको मैनेजमेंट का कारक है, इसलिए आपको आपकी व्यवस्थाओं को मैनेज करने की अद्भुत शक्ति देगा। और अब देखिए उसके बाद में किसान आंदोलन पे कितना बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया और उसके पश्चात अभी आप लगातार देख रहे हैं उनके स्वभाव के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से जो वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जो अब दर्शा रहे हैं, वो उनके पिछले उससे मेल नहीं खाता है। ये ग्रहों का प्रभाव है। इसीलिए जीवन के अंदर जब तक हम अपनी विशेषताओं को नहीं समझ पाएंगे जो ग्रहों के आधार पर हमें मिली है, उसके बिना जीवन के अंदर कभी भी बड़ी सफलताएं नहीं मिलती है। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने स्वयं पर भरोसा कीजिए, अपनी उपलब्धियों पर भरोसा कीजिए, अपनी शक्तियों पर भरोसा कीजिए और इस विद्या का भरपूर फायदा अपने लिए अवश्य उठाइए। और आज 2 बजे के पश्चात निःशुल्क शिविर भी है, उसमें भी आप विद्वान जन जो आए हुए हैं ज्योतिष के, उनसे परामर्श लेकर के अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए उसका भरपूर प्रयोग आप कीजिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आयोजक समिति ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि इतने बड़े बड़े विद्वानगण जो पूरे भारत के अंदर हैं, विदेशों तक में जाते हैं, वो आज आपके लिए यहाँ उपलब्ध है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने नामकरण का महत्व बताया कि नाम रखना क्यों जरूरी है। ज्योतिष में जन्म का नाम और बोलता नाम दोनों का ही बहुत महत्व है। पहले कहते थे कि जो जन्म का नाम है वह गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से लोग जन्म के नाम के अक्षर पे अपना नाम नहीं रखते थे, बोलता नाम अलग ही रखते थे, तो उसका अपना आपने महत्व बताया। अब इसी क्रम में मैं अगला बुलाना चाहूँगा श्री सुहास डोंगरे जी, जो महाराष्ट्र पुणे से हमारे बीच में आए हैं। उनका विषय है वर्ष 2022 में भारत वर्ष का फलादेश। सर आप बताएंगे सुहास डोंगरे जी। सभी स्वागत करेंगे तालियों से हमारे सुहास डोंगरे जी का। तालियों से नमस्कार जी। संयोजक रवि शर्मा जी, बाकी उनके सब कुछ पदाधिकारी और जो कुछ विद्वान इधर बैठे हैं स्टेज पे और सभागार, उनको सब पहले नमन करता हूँ और मेरा भाषण शुरू कर देता हूँ। जो उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया, अभी पूरे भारत में घूम लेता हूँ ज्योतिष के कारण, लेकिन ये सब्जेक्ट जो उन्होंने दिया है बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेदिनी के बारे में बहुत की ज्योतिषों की जो सोच है वो अलग अलग है। और दूसरी बात, मेदिनी में क्या है, उन्होंने जो सब्जेक्ट क्या किया 2022 कैसा रहेगा, फिर मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि अभी कौन सी पत्रिका फिर हम ले लूँ, नूतन संवत्सर के ले लूँ, मकर संक्रांति ले लूँ, इंडिया का ले लूँ, पब्लिक का ले लूँ, नरेंद्र मोदी जी साहब का जन्म की पत्रिका ले लूँ, या उनके स्वेरिंग चार्ट यानी शपथ विधि की पत्रिका ले लूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके जन्मस्थल में, जन्म समय में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, पक्का नहीं हो जाता। जैसे राजीव गांधी का हमने बोला था कन्या लगन, दूसरे बोला नहीं थे बड़ी साहब सिंह लगन, सिंह लगन के लिए वो बोल देते हैं, हम कन्या लगन के लिए बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं समझ गया कि भाई हम शपथ विधि की पत्रिका देखेंगे, उसमें तो कुछ डाउट नहीं रहता, जन्म समय पता रहता है, सब कुछ पता रहता है, बाद में हो गया। तो फिर अभी मैं पहले
मेरे पास समय बहुत कम है, उन्होंने मुझे बोल दिया, मैंने पूरा 11 चार्ट बोला था, पर वो तो मैं निकालने वाले नहीं है दफ्तर से, ऐसे बोलेगा फिर। अच्छा, ये जो अभी पहले हम देखेंगे इंडिया की स्वतंत्र दिन की पत्रिका, वृषभ लगन के 15 अगस्त की आपकी, उसके मुताबिक पहले हम देखेंगे कि बॉर्डर की जो सोच है, बॉर्डर में कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी आने वाला ही है डेफिनेटली। अभी कितना चाइना हो जाएगा या नेपाल या पाकिस्तान, वो अलग बात देखेंगे, बट वी शुड टेक द केयर ऑफ बॉर्डर। स्वतंत्र देखो ना, थर्ड हाउस में क्या क्या, थर्ड हाउस के ऊपर ही हमारा ग्रंथ हो गया विमोचन 1 बरस के पहले। तो थर्ड हाउस ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं हो गया तो चाइना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर। जैसे कोरोना आ गया, जैसे कोरोना के बारे में हमने पूरे जगत के 11 जो स्टेट्स है सबका हमने पत्रिका देखा था, और जब चाइना की पत्रिका हमने देख ली, कॉन्सेप्ट कर दी, तो उसमें 9वां स्थान भ्रष्ट हो रहा था। इसका मतलब धर्म के विरुद्ध वो चल रहा है उनका। इसके लिए उसका रूट कॉज जो है, वह हम हमेशा हम क्या करते हैं, रूट कॉज देखते हैं कि रूट कॉज क्या है भाई इसका, तो चाइना है, चाइना है। और उसके बाद सब कुछ कोरोना का हमने बोल दिया कि अरे कोरोना है जो जागतिक है, हमारी लेवल क्या है उसके लिए और स्टडी करना चाहिए, पहले हम रिव्यू करेंगे उसके बारे में सब कुछ। और दूसरी बात, प्रजासत्ताक की जो पत्रिका है मीन लगन की और स्वतंत्र की पत्रिका, उसमें फर्क है। जब इंडिया की बात चल रही है तो रिपब्लिक की चार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाहर का देश जो है तो स्वतंत्रता का जो पत्रिका है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी स्क्वेयर इन चार्ज जो है प्राइम मिनिस्टर का, यही मेरा सब्जेक्ट था दिल्ली में बहुत बरस के पहले, जब चंद्रशेखर थे गवर्नमेंट तब के, तब की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ज़्यादा स्टडी भरोसा उसके ऊपर रहा। और दूसरे वैदिक के अनुसार हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो प्लैनेट है वो कोई इतना सोच नहीं लेते, उसका स्टडी नहीं करते, लेकिन मेरा नेपच्यून के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि हम ज्योतिषी हमेशा क्या करते हैं, पैसा कब मिलेगा, शादी कैसे मिलेगी, संतान कैसे हो जाएगा, बस उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं। इफ यू हैव टू फेस द चैलेंज ऑफ ए टाइम, यू मस्ट स्टडी हर्षल, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये मेरी संभव है। नेपच्यून के ऊपर मेरा ग्रंथ भी हो गया, सेकंड एडिशन हो गया, तो सबके होरस को हमने देख लिए। तो अपने पंतप्रधान जो मोदी जी है, ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपच्यून प्लैनेट। और यदि उनकी स्क्वायर चार्ट देखी पहली उनकी, अभी 5 बरस के हो गए, और दूसरी देखी तो दूसरी इसमें अष्टम स्थान में मंगल राहु, ये दोष आ गया, ये शापित हो गया। मंगल राहु हमेशा देख लेना, कौन से भी स्थान में रहे, कौन सी भी राशि रहे, कैसे भी रहे, कर्क और सिंह का ले गए तो मंगल राजयोग चला रहता है, लेकिन इन जनरल मंगल राहु जो अष्टम स्थान में है, और उसके सामने कौन है, शनि है, केतु है। हमारे संभावना के अनुसार केतु जिस स्थान में रहता है, जिस राशि में रहता है, जिस ग्रह से उसका संबंध है, उसके बारे में उनको अशांति मिलती ही है, अटल योग है। और शनि क्या बोलता है, शनि इज लेबर, किसान है। अभी देखो किसान के मोर्चा क्यों हो गया, केतु, क्योंकि कुटुंब स्थान में ही बैठे ना केतु और शनि, और दोनों, शनि तो रिट्रोवेट पोजिशन में है पूरा। और उनकी यदि 9th हाउस का हमने देख लिया तो मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि चंद्र, गुरु, केतु और नेपच्यून गंगा किनारा दिखा देते हैं। कौन से किताब में आप पढ़ नहीं सकेंगे, इसका जस्टिफिकेशन बाद में दूंगा, समय बहुत कम है। तो इसके लिए अभी देखो बनारस क्या हो गया, पहले क्या था, अभी क्या हो गया। अभी बनारस में कम से कम 11 दफा में विजिट हो गया हमारे। केपी का वर्कशॉप भी उन्हें 3.5 दिन उधर किए बनारस में। प्लूटो जो है ना, वो प्लूटो पहले सब कुछ है वो खलास कर देता है, डिमोलिश कर देता है, और बाद में नवनिर्मित कर देता है। प्लूटो उनके 2nd हाउस में है, प्लूटो 10th स्थान को देखता है। और 9th हाउस, धर्म देख लो पहले, धर्म के मुताबिक चलो, यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल। इसलिए गंगा किनारा ये सब कुछ हो गया। अभी देख लो ये क्यों हो गया अयोध्या, 9th हाउस। पहले उनके ओथ की जो सेरेमनी है पहली, उसमें बुध और शुक्र हो गया। बुध आपको सबको मालूम है कि बुध, शुक्र और गुरु और चंद्रमा पार्षदी और शुभ ग्रह है। और जब नेपच्यून से उसका आता है तो शुभ ग्रह बाद में बढ़ जाता है। इसके लिए 2022 में जैसे उन्होंने बोल दिया कि मोदी साहब के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो इतना नहीं रहेगा, वो तो टिकने वाले हैं, लेकिन उनको अभी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। पहले के मोदी जी और अभी के मोदी जी, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट।
तो इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। और यूपी के बारे में, यूपी के इलेक्शन के बारे में, बाकी स्टेट तो छोड़ दो, यूपी तो अपना क्या है नेटवर्क है सब पूरे भारत का, जो यूपी में आता है वही पंतप्रधान बन जाता है बाद में जब, तो यूपी में बीजेपी भी विन डेफिनेटली। हमारी सोच ऐसी है कि बीजेपी का 1984 में मैंने प्रेरित किया था, एक संपादक ने हमें बुलाया था, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैंने उनको बोल दिया कि बीजेपी आगे बढ़ेगा और आपके कुर्सी के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है वो एक दिन पंतप्रधान बनने वाले हैं। तो जो एडिटर थे जिनके हम कॉलम रखते थे वो बोला, अरे मिस्टर डोंगरे आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बोला क्या हो गया? अरे 2 सीटें फिर कैसे हो जाएगा? मैं बहुत अगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की जो मिथुन लगाने की पत्रिका है उसमें बहुत से राजोग भरे हुए हैं। जब राजोग भरे हुए रहते हैं तो कभी ना कभी तो आ जाएंगे ना ऊपर। कब आ जाएंगे? जब दशा हो जाएगी अच्छी, जब गोचर अच्छा हो जाएगा तब आ जाएंगे। फिर अटल जी हो गए और बाद में देखो अभी पूरा, तब मैंने बोल दिया कि अगले जो दिन है वो सब अब बीजेपी के ही रहेंगे और किसी के नहीं। देख लो अभी क्या हो गया, सपनों में सब कुछ हो गया, जो कुछ अपने मन में था सब कुछ जैसे कि वैसा हो जाएगा। देख लो कितना काया पालट हो गया पूरा इंडिया का। और जो मोदी जी चाहे वो ही कर ही देंगे, उनका थर्ड हाउस देख लो, सब ड्रास्टिक डिसीजन लेने वाले हैं पूरा। आप सोच भी नहीं सकते, नोटबंदी रहेंगे, कौन से भी रहेंगे या इधर है कौन सा भी रहेंगे, और वो करते ही रहेंगे। और हम उनके साथ होना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा 20 या 24 बरस का पहले का प्रेडिक्शन है कि एक दिन भारत महाशक्ति होने वाला है पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ऐसा मैं 24 बरस से पहले मैंने किया था, और मोदी जी के कारण अभी अपनी उसकी सोच बढ़ रही है, उस चैनल से हम चल रहे हैं और एक न दिन पक्का हो जाएगा। बस इस वक्तव्य से मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इधर उन्होंने बुलाया आज में, और सालासर बालाजी का भी दर्शन हो गया उसके कारण। रवि जी आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे आप सबके कारण मुझे यह महाभाग्य होगा ना, तो मेरी नहीं, और ये पंतप्रधान मोदी और इतना सब कुछ स्वेयर चार्ज सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया 2022 का मेदिनी ज्योतिष का। ज्योतिष के 3 जो विभाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत के विद्वान बहुत ही अंगुली गण्य बचे हैं आजकल, और संहिता के भी बहुत ही कम बचे हैं, होरा के बहुत ज़्यादा हो गए। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार संहिता का ही विषय रखा जाए। होरा शास्त्र के तो बहुत सम्मेलन होते रहते हैं पूरे भारत भर में, लेकिन संहिता पर कोई ध्यान नहीं देता। विषय शायद लोग पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते, तो इसलिए हमने कहा इसी बहाने अगर हमें 5 भी पत्र वाचन, 10 पत्र वाचन भी अच्छे सुनने को मिल जाएंगे तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा। और इस सम्मेलन के लिए ना संयोजक बधाई के पात्र हैं, ना आयोजन सचिव बधाई के पात्र हैं। अगर बधाई के पात्र हैं तो हमारे जो महाविद्यालय की संस्था, महाविद्यालय का संस्था परिवार, यही कोटि बधाई का पात्र है। जो इन्होंने व्यवस्थाएं करी हैं 2 दिन से आप देख रहे हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं। अब इसी क्रम में मैं अगले अतिथि को बुलाना चाहूँगा, आदित्य कुमार शास्त्री जी जो कोटा से आए हैं। पर उसके पहले मैं हेमंत जी सर से निवेदन करूंगा कि वे वीके नागर जी का माल्यार्पण कर और श्रीफल भेंट कर सम्मान करें। हेमंत जी सर। वीके नागर जी सर का सम्मान करेंगे। नागर जी ITI के निदेशक हैं और सम्माननीय अतिथि है हमारे। अब इसी क्रम में मैं हेमंत जी से निवेदन करूंगा कि पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी का सम्मान करें। अब आदित्य कुमार शास्त्री जी आपके सामने अपना वक्तव्य रखने जा रहे हैं, जिनका विषय है नववर्ष ज्योतिष की दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण। आदरणीय रवि जी एवं
अन्य मंच पर विराजमान साथियों और संपूर्ण देश विदेश से पधारे हुए गणमान्य ज्योतिर्विदों को सादर नमन करते हुए मैं नववर्ष कैसा रहेगा इसके बारे में बतलाना चाहूँगा। ये बात नितांत सत्य है कि ग्रहों की प्राकृतिक व्यवस्था में थोड़ा सा रूपांतरण होने से दिग्दाह, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, युद्ध, महामारी, अराजकता आदि उपद्रवों से संसार त्रस्त हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि आकाशीय ग्रहों का विश्व में हो रहे घटना चक्र का इससे कुछ न कुछ संबंध अवश्य होता है। इस तथ्य को वैज्ञानिक, विचारक एवं बुद्धिजीवियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ग्रह गतिजन्य संकेतों का अध्ययन करके हमारे मनीषी महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार भारत की राजनीति एवं अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर हम विचार करते हैं। ये जो संवत्सर प्रारंभ हो रहा है इसका नाम नल नामक संवत्सर है। तो इसमें देश के कुछ प्रांतों में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का संकेत मिलता है, जिससे युवा, किशोरों और बच्चों में असामयिक बीमारी, निधन की स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है। इस संवत्सर में राजनीतिज्ञों में वेमत्य अथवा महामारी आदि से भारत की जनता परेशान रहे। विश्व की अर्थव्यवस्था अनेक स्थानों पर चिंतनीय रही। इस वर्ष शनि धनेश होने से देश में भयंकर रोग महामारी से देश को भारी विषम अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। अब आश्विन मास में तृतीया मंगलवारी और सप्तमी शनिवारी होने के साथ ही सूर्य और शनि के एकत्र होने से कहीं कहीं भयंकर अग्निकांड और शनि के कारण पाक आदि में, बलूचिस्तान, गिलगित आदि में भी स्थिति चिंतनीय बनेगी। अब ये हमारे 1 अप्रैल 2022 की कुंडली के अनुसार 29 अप्रैल से मई के पूर्वार्ध तक शनि मंगल के कुंभस्थ रहने पर कहीं कहीं सीमा प्रांतों पर युद्धात्मक स्थिति से निपटने के लिए हमें सचेष्ट रहना होगा। गणतंत्र की कुंडली में सूर्य और शनि के मकरस्थ होने से रोग विशेष के कारण कोई, जैसे ये महामारी आई थी कोरोना का, तो इसी तरह से ये फिर दोबारा उत्पन्न हो सकती है। जनता को विशेष कष्ट रहे। चैत्र माह समावस शुक्रवार 1 अप्रैल को मीनस्थ चंद्र तथा मिथुन लग्न में नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है। कुंडली की गत ग्रह स्थिति के अनुसार वृष राशि स्थित राहु और वृश्चिक राशि स्थित केतु के मध्य काल सर्प योग की स्थिति बन रही है। अतः अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर ये नववर्ष उपस्थित हुआ है। संवत के प्रारंभ में ही भारत का प्रभाव, भारत की प्रभाव राशि मकर में शनि और मंगल की स्थिति एवं शनि की सूर्य, बुध और चंद्र पर दृष्टि होने से ये वर्ष कश्मीर, चीन, बांग्लादेश एवं पाक की नीति से सीमा प्रांतों पर भयावह स्थिति पैदा करेगा। इतना कर करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत, जय ज्योतिष। तो
जैसा कि हमारा विषय है 2022 में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण, अब उसी क्रम में हम यहाँ पर पंचांग श्रवण से शुरुआत करेंगे। अगला जो संवत्सर आ रहा है वह आ रहा है नल नाम का संवत्सर। नल नाम के संवत्सर में अन्न जल मध्यम होता है। पृथ्वी चहुओर हरियाली से युक्त हरी भरी तृण अंकुर आदि से आच्छादित रहती है। अग्निकांड एवं अग्नि भय से जनता त्रस्त रहती है। धनाढ्य व्यक्ति उच्च वर्ग में आवश्यक नायकों की भांति शोभित रहेंगे। असामाजिक तत्वों एवं आतंक तस्करी का भय बना रहेगा। आवश्यक वस्तुओं के भाव में वृद्धि होगी। सरकारों में तालमेल की कमी से जनता को संकट का सामना करना पड़ेगा। बालकों में रोगों की वृद्धि होगी एवं देश त्रस्त रहेगा। तो नल नाम का संवत्सर ये कहता है कि बच्चों में रोगों की वृद्धि होगी, और यही अभी हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अगला जो कोरोना का जो लहर आ सकती है वो बच्चों में आ सकती है। तो हमारा पंचांग भी यही कहता है कि अगला जो नल संवत्सर है वो बालकों के लिए रोगग्रस्त रह सकता है। अगले संवत्सर का राजा जो है वो शनि है। शनि वर्षा को श्रेष्ठ करता है। रोग उपद्रव से जनता को त्रस्त रखता है। राजा लोग युद्ध से त्रस्त रहते हैं। चोर डकैत तस्कर आतंकी जनता को त्रस्त करेंगे एवं लोग क्षुधा तृष्णा से दुख का अनुभव करेंगे। सरकारी योजनाएं लाभकारी सिद्ध होगी। मंत्री गुरु है, अतः पृथ्वी पर अन्न जल आदि श्रेष्ठ उत्पन्न होंगे। वर्षा श्रेष्ठ होगी जिससे अनेक प्रदेश बाढ़ से त्रस्त हो सकते हैं। राज्य नीति से जनता लाभान्वित होगी। सस्य शनि है, जनता व शासक भयाक्रांत रहेंगे। रोगों से पृथ्वी त्रस्त रहेगी। गेहूं जौ आदि का उत्पादन कम होगा एवं व्यर्थ विवादों की छाया रहेगी। धान्य शुक्र है, अतः शीत ऋतु की फसल का नुकसान होगा। अन्नादि का भाव समयोचित रहेगा। गाय आदि दुधारू पशुओं के दूध में कमी आएगी। मेघेश बुध है, अतः वर्षा श्रेष्ठ होगी। जो गेहूं मूंगफली की खेती श्रेष्ठ होगी। ब्राह्मण यज्ञादि कर्मों में व्यस्त रहेंगे। पृथ्वी पर समृद्धि बढ़ेगी। प्रजा विविध आनंद की अनुभूति से प्रसन्न रहेगी। रसेश चंद्र है, अतः नवविवाहित जोड़े के लिए समय अनुकूल रहेगा। जनता शांति का अनुभव करेगी और वर्षा श्रेष्ठ होगी। पृथ्वी रसवती व धन धान्य से युक्त होगी। नीर से शनि है, अतः पिंडाकार लोहा कच्चा माल काले वस्त्र मशीनरी आदि के भाव बढ़ेंगे। विज्ञान के नए नए आविष्कारों से जनता लाभान्वित होगी। यहाँ पर हम विज्ञान के नए नए आविष्कार से कह सकते हैं कि वर्तमान में बीमारियों के लिए नई नई वैक्सीन और नए नए बूस्टर डोज का आविष्कार 2022 में सुलभ हो जाएगा। आविष्कार तो लगभग हो चुका होगा। जो पेटेंट में पड़ी है दवाइयाँ, जो बूस्टर डोज पड़े हैं, उनको जल्दी ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा और जनता के लिए वह बूस्टर डोज अवेलेबल होगी। फलेश मंगल का फल, वृक्षों में फल फूल की कमी होगी। रोगों से मनुष्य त्रस्त होंगे। राजाओं में विग्रह होगा। राजनीति में स्तरहीन राजनीति होगी। यह मंगल का फल है। फलेश बुध का फल हम कहते हैं फलेश बुध है। पूर्वी भारत में शुभ फल प्राप्त होंगे। वर्षा की श्रेष्ठता से फसल को लाभ होगा। वृक्ष फलदार होंगे। समयोचित वस्तुएं मिलती रहेगी। मनुष्य आनंद की अनुभूति करेंगे। सर्वत्र खुशहाली होगी। धनेश शनि है, अतः जनता धन की कमी से जूझेगी। प्रभावी लोग कुंठित रहेंगे। वणिक और कृषक धन हानि से दुख की अनुभूति करेंगे। पराई पीड़ा से सभी दुखी रहेंगे। दुर्गेश अर्थात सेनापति जो बुध हैं, वह बड़े शहरों के निवासी समान भाव सुख दुख का अनुभव करेंगे। ना तो ज्यादा सुखी होंगे न ज्यादा दुखी होंगे। धन से युक्त यात्रियों को सुरक्षा का भाव महसूस होगा। भाद्रपद नाम का वर्ष रहेगा। इसके कारण कहीं वर्षा होगी कहीं नहीं होगी। कुशल क्षेम बढ़ता रहेगा। अनाज आदि धान्यों की वृद्धि होगी। नुकसान की भरपाई भी होती रहेगी। रोहिणी का निवास समुद्र में रहेगा। तो कहते हैं समुद्र थ्रू महावृष्टि। समुद्र में रोहिणी का निवास होने से धान्य की उत्पत्ति श्रेष्ठ होगी। मध्य भारत बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उड़ीसा आदि में कुछ स्थलों में बाढ़ जनधन की हानि कृषि को हानि जैसे परिणाम मिलेंगे। देश के अन्य भागों में मक्का चावल तृण फल फूलों के समयानुकूल पैदावार होगी।
समय का वास माली के घर है, अर्थात माला का मालिन्य है तो प्रचुर वृष्टि। संवत का मालाकार के घर में वास होने से उत्तम वर्षा से कृषि कार्यों में पर्याप्त उन्नति होगी। ईख, धान्य, चावल, तृण, घास, फूल की पैदावार श्रेष्ठ होगी। पर्वतीय प्रदेशों में कृषि व फल फूलों का उत्पादन श्रेष्ठ होगा और इनके भाव भी बढ़ेंगे। समय का वाहन है महिष, भैंसा, अर्थात इस वर्ष लोहा, रसायन, दवाई, डीजल, पेट्रोल, उड़द आदि के भावों में तेजी आएगी, अर्थात कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि होगी। बाढ़, भूस्खलन, फसलों की हानि एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोप से जन धन की हानि होगी। सत्ता परिवर्तन के योग बनेंगे। तो 5 राज्यों के चुनाव भी आने वाले हैं। तो अब अगर हम समय के वाहन को देखें तो महिष, भैंसा जो है वो शनि का भी वाहन बताया गया है, जो न्याय के अधिपति देवता हैं। तो यह सत्ता परिवर्तन के योग भी बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सरकारें अभी चल रही है वो आगे भी अपने आप को रिपीट करें, कहीं ना कहीं आपको सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। आवर्त आदि चतुर्मेघों में पुष्कर नाम के मेघ का फल। पुष्करे मंद वृष्टि स्यात् विविध तापक वृद्धि। जिस वर्ष पुष्कर नाम का मेघ हो उस वर्ष आवश्यकता के अनुसार कम वर्षा होती है, कंद मूल फल की वृद्धि नहीं होती है, कई भांति के पापों की वृद्धि होती है, रोगों के प्रभाव से जनता का स्वास्थ्य कमजोर एवं वर्षा की कमी होगी, चोरी कपट आदि में वृद्धि होगी, विविध रोगों से जनता त्रस्त होगी। 10 पदाधिकारियों के जो मैंने आपको फल बताए लगभग सब में एक कॉमन जो आ रहा है कि रोगों की वृद्धि होगी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी ही बचाव है। ग्रह दशा भी यही कहती है, तो 10 पदाधिकारी भी यही कहते हैं कि जनता रोगों से त्रस्त होगी और रोग अभी भी जनता का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। नव मेघों में तम नामक मेघ का फल। तम नामक मेघ के अनुसार इस संवत में रोगों की अधिकता होगी, अनैतिक कार्यों में वृद्धि एवं वर्षा की कमी से जनता त्रस्त होगी। शासकों की नीति जनता में रोष व्याप्त कर देगी। जरूरी नहीं है कि हम शासकों से संतुष्ट रहें, यही लोकतंत्र की मर्यादा है कि शासक का अनुकरण न करें और जनता और शासन में तालमेल भी बना रहे। तो तम नामक में ये कहता है कि जनता में रोष व्याप्त होगा, जिससे आगे शासन को दिक्कत आ सकती है। सुबद नादी नामक नाग का फल। नंदधारी नामक जो नाग है इस वर्ष वर्षा की बहुलता करेगा। टिड्डी, चूहा, कातरा आदि का भय बना रहेगा। आप देखेंगे फसलों को टिड्डी का भय बना रहेगा, चूहों का भय बना रहेगा, प्रजा को उससे धन धान्य की खेती की नुकसान होगा, परंतु मनुष्य आनंद को प्राप्त करेंगे। कुछ प्रांतों में महावृष्टि होगी, समुद्री तटीय तूफान, प्रलय आदि से भी हानि होगी। यस्मिन् वर्षे नागराजो मंद सार्य विधान कहे, तस्मिन् वर्षे महावृष्टि कुरुते नात्र संचय। अब हम आते हैं वर्ष के 4 स्तंभों पर। तो जल स्तंभ जो है वो 97.37% है। 100 में से 97% जल का स्तंभ है, अर्थात वर्षा अच्छी होने वाली है। रेवती नक्षत्र का सुयोग जल का स्तंभ बनाता है। प्रति माह कहीं ना कहीं न्यून अधिक वर्षा से जनता लाभान्वित होगी। हरियाली से वसुंधरा का श्रृंगार होगा। वृक्ष, फल, फूल परिपूर्ण होंगे। विविध स्वाद युक्त खट्टा मीठा शाक सब्जियां, तृण, घास, पशु चारा से जीवन हर्षित होगा। खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। बांधों का विखंडन, ओलावृष्टि, हिमपात, बादल फटना आदि जन धन की हानि होगी। कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, आसाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं सामान्य से अधिक वृष्टि होगी। उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल में भी सुवृष्टि के योग हैं। राजस्थान के सुदूर इलाकों में भी श्रेष्ठ वर्षा होगी। चावल, गन्ना, रुई आदि का उत्पादन श्रेष्ठ होगा। भूजल के स्तर में वृद्धि होगी और सिंचाई का पर्याप्त जल सभी को मिलेगा। अब आते हैं वैशाख शुक्ला प्रतिपदा पे, जो कि तृण का स्तंभ है। ये लगभग 80% के आसपास है। भरणी का योग श्रेष्ठ है। अतः पृथ्वी पर घास, फूस, तृण, अंकुर, वनस्पति, फल, फूल, पशु चारे, हरी सब्जियां, पेड़ पौधे की वृद्धि होगी। उनकी कोई कमी नहीं होने वाली है। रोग उपद्रव का समय समय निराकरण हो जाएगा। जनता रोगों से त्रस्त तो रहेगी, लेकिन उसका समय समय पर निराकरण भी कर दिया जाएगा। सरकार की नीतियां इस स्तंभ के अंतर्गत आने वाले कृषकों को लाभ देगी। दूध, पनीर, घी, मक्खन आदि डेयरी उत्पादन कम होंगे। इसके बाद आता है ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा। ये वायु का स्तंभ होता है।
यहाँ पर लगभग 36% ही वायु का स्तंभ बन रहा है। मृगशिरा का अभाव होने से वायु की अनियमितता रहेगी, आंधी तूफान बवंडर आदि के कारण क्षति होगी। अप्रैल से जुलाई तक मौसम त्रस्त करेगा, तापमान में वृद्धि होगी, या तो मानसून समय से पूर्व आएगा अर्थात लंबी प्रतीक्षा के बाद ही आएगा। जल प्रकोप से जन धन की हानि होगी, ज्वालामुखी फटने से लावा का प्रकोप जनता को त्रस्त करेगा। काली पीली आंधियां एवं वर्षा की न्यून अधिकता भी रहेगी। अब आते हैं आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा। यहाँ पर अन्न का स्तंभ होता है। पुनर्वसु का जो सुयोग है वह लगभग 48% है। अतः पृथ्वी कृषि कार्यों से समृद्ध होगी। नवाचार के माध्यम से खेती में अनाज, पशु चारा, फल फूल, हरी सब्जियां, तृण अंकुर से चराचर जगत प्रसन्न रहेगा। खाद्य सामग्री का आयात कम एवं निर्यात अधिक होगा। चावल, गेहूं, सरसों, मक्का आदि के उत्पादन में वृद्धि होगी। कुछ क्षेत्रों के विपरीत जलवायु के प्रकोप से जन धन की हानि भी होगी। उपरोक्त चारों स्तंभ देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जल प्रबंधन, मानसून का समय पर आना एवं अन्न की पैदावार पर निर्भर करता है। यहाँ पर 2 स्तंभ बली एवं 2 स्तंभ कमजोर होने से मध्यम फलदायी होंगे। अब हम आते हैं नववर्ष प्रवेश काली ग्रह फल। अगला जो विक्रम संवत आ रहा है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 1 अप्रैल को प्रातः 11:11:54 पर यह संवत प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सूर्योदय कालीन तिथि की अनुपालना में यह 2 अप्रैल को नया संवत प्रारंभ होगा। इस दिन हम देखेंगे प्रवेश के समय मिथुन लग्न रहेगा। लग्नेश बुध सुखेश होकर सूर्य के साथ कर्म भाव में अस्त है। त्रिग्रही योग पर शनि की दृष्टि भी है, जिसमें सर्वत्र अशांति व्याप्त होगी। शुक्र व्ययेश होकर कर्मेश गुरु के साथ भाग्य स्थान में बैठा है। पाप ग्रहों से विद्ध भाग्य भवन सभी तरह से हीनतादायक है। राजा शनि की मंगल के साथ युति विश्व पटल पर अशांति का भाव लाएगी। मकरे च यदा सोई दुर्भिक्षम तत्र दारुणम कामतार्च विनश्यन्ति रंजस्य शुभम भवेत्। दिनांक 27 अप्रैल से 23 मई तक विरोधी ग्रह गुरु और शुक्र का संयोग किन्हीं 2 वर्ग में विशेष अशांति व्याप्त करेगा एवं धार्मिक उन्माद होंगे। गुरु शुक्रो यदि कस्तु नरयुद्धम तदा भवेत् अकाले वा भवेद वृष्टि जगत्यम नात्र संशयः। द्वादश भाव में राहु की स्थिति एवं मिथुन लग्न के प्रभाव से अनेक जगह युद्ध अथवा गृह युद्ध के हालात बनेंगे। पूर्व दिशा के राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के साथ कृषि को विशेष हानि होगी। पश्चिमी राज्यों पंजाब, राजस्थान में अल्प वर्षा के योग बनेंगे। अब हम आते हैं जगत लग्न की कुंडली पर। अगला जो विक्रमी संवत है उसमें 14 अप्रैल को प्रातः 8:40 पर सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह संक्रांति वृष लग्न की होगी। उस समय जब संक्रांति हो रही होगी तब लग्न क्षितिज पर वृष लग्न उदित हो रहा होगा। लग्न शुक्र की व्यय से युति हो गई है। यह इस वर्ष सर्वाधिक धन का व्यय युद्धोन्माद दवा विक्रय के लिए होगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा इसमें कि रोगों की वृद्धि और दवा का विक्रय, रोग और दवा और उपचार, यही सब बता रहे हैं। अगली बार 100 वर्ष अर्थात जगत लगन वृष लग्न हो तो पश्चिमी देशों में युद्ध होता है। असमय मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु काल का ग्रस्त बनते हैं। यथा वर्षे पश्चिमे काल्य पूर्व साम्राज्य विग्रह उदग धान्यार्धम निष्पत्ति दक्षिण विकाल। भारत के पूर्व दक्षिणी संभागों में राज विग्रह होता है अर्थात उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, केरल, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका में इस बार राज विग्रह के योग बनेंगे। सरकारों में बदलाव होगा। शनि का मकर राशि में प्रवेश भारत के लिए उन्नतिदायक सिद्ध होगा। भौतिक मौज मस्ती के स्थानों की हानि होगी। किसी बड़े नेता की हानि से देश को कष्ट हो सकता है। सूर्य का आद्रा कालिक प्रवेश लग्न। सूर्य 22 जून 2022 को प्रातः 11:41 पर आद्रा में प्रवेश करेगा, जो कि सिंह लग्न में प्रवेश होगा। जनता भय से त्रस्त होगी। ब्राह्मण जाति का कल्याण होगा। किसी बड़े नेता की मृत्यु से शासन शुद्ध होगा। जनता व शासन शुभ कार्यों से जनता को राहत देगी। खेती के लिए समय शुभ नहीं होगा। भारत के लिए उत्तर एवं पश्चिमी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल में वायु का प्रकोप, गर्म हवाएं जनता को त्रस्त करेगी। विषम जलवायु से कुछ क्षेत्रों में अग्निकांड, लू, भयंकर वृष्टि से जनधन की हानि होगी। शनि की लग्न पर दृष्टि होने से उपयोगी वर्षा की कमी होगी। चंद्र, मंगल, गुरु, मीन जल तत्व के जो ग्रह हैं
वो जल तत्व की राशि में है। जलीय ग्रह शुक्र दक्षिण दिशा का स्वामी वृष राशि में है। अतः विपरीत परिस्थितियों में भी देश पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में सुवृष्टि के योग बनेंगे। तो पंचांग का जो मैंने आपको फल बताया उसमें वर्षा मध्यम होगी, सत्ता में परिवर्तन के योग बनेंगे, रोगों में वृद्धि होगी एवं जनता आनंद का उपयोग करेगी। अब इसी क्रम में पंचांग वाचन के बाद, पंचांग श्रवण के बाद मैं अगले उद्बोधन के लिए श्री लाल चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि आगामी वर्ष की भविष्य कथन पर अपना उद्बोधन प्रकट करना चाहेंगे। तालियों से हम स्वागत करेंगे श्री लाल चतुर्वेदी जी का। आदरणीय दिल से श्री रवि तमाम दिल से मेरा सादर नमन है। दरअसल में जो हम आए दिन सम्मेलन वगैरह करते हैं तो इस पर कुछ लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोगों का मानना है कि ज्योतिष शास्त्र है या भ्रम का जाल। ऐसे प्रश्न मेरे पास कई बार चैनलों से लोगों ने किए हैं जो एंकर वगैरह होते हैं। दरअसल में सत्यता है कि ज्योतिष शास्त्र एक वो समुद्र शास्त्र है जिसकी गहराई मापना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर ज्योतिष शास्त्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण नहीं कह सकता है, क्योंकि ये वो इतना गहरा समुद्र है जिसकी गहराई मापना संभव नहीं है। दरअसल में प्राचीन काल से हमारा देश संस्कृत पर और ज्योतिष पर ही निर्भर था। ज्योतिष के अंदर हर प्रकार की व्यवधानों को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष वो एक अटूट शक्ति है जिसके द्वारा जो कार्य हमें असंभव लगते हैं उनको हम ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्योतिष को भ्रांतियों में डाल रखा है। दरअसल में ग्रह गोचर का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य यदि अपने ज्योतिष के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहे तो उसमें उसे हमेशा सफलता ही मिलती रहेगी। जैसे राहु का प्रभाव होता है तो हमेशा कष्टकारक ही रहता है। वर्ष 2022 जो आ रहा है उसके अंदर वास्तविक स्थिति तो यह है ग्रह की कि हर तरह की चारों तरफ से हमारे देश में त्राय की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। कारण क्या है कि ये ग्रह गोचर अपना प्रभाव डालते हैं। ग्रह के प्रभाव से कई बार अचानक इस तरह की अग्निकांड या और दूसरी इस तरह की घटनाओं का जन्म मिलता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने अपने संस्कारों को भुला दिया है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो ज्योतिष के अनुसार कायदा ये कहता है कि ज्योतिष के समय जब उस बच्चे का प्रजनन किया जाता है तो सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है। यदि उस समय वो समय निर्धारित समय को उसमें कुंडली में जोड़ लिया जाए तब उसके जीवन भर वो उसके साथ रहेगा। आज कंप्यूटराइज्ड होने के नाते कंप्यूटर से लोग कुंडलियां बना लेते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ऑलवेज डिपेंड ऑन डेटा और हम उसी को मान कर चलते हैं। इसलिए अप्रत्याशित और प्रत्याशित घटनाएं आए दिन बनती रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि राजनेता बहुत से लोग ज्योतिष को नहीं मानते करके कहते हैं, लेकिन ज्योतिष के बगैर हमारे देश का कोई उद्धार हो भी नहीं सकता। हमने अपनी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उनको भुला के बैठ रहे हैं। दिन पे दिन जैसे विवाह शादी होता है, लोगों के अपने कुंडली और लड़का लड़की के यानी योग बनाते हैं, उसका समय मुहूर्त निर्धारित करते हैं कि इतने वर्ष मतलब पाणिग्रह संस्कार किया जाए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोग जिस समय बारात वगैरह चढ़ाई की जाती है नृत्य और उसमें एक एक दो जबकि मुहूर्त का समय निकल जाता है और जब उनकी घटनाएं घटती हैं तो लोग कहते हैं अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता। तो ये हम लोग भ्रांतियों में जी रहे हैं। इसलिए हमें ज्योतिष को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए ग्रह गोचर का ध्यान लेकर कुंडली को पठन करने के बाद ज्योतिष में जो भी ग्रह गोचर या हमारा जो मुहूर्त है उसके आधार पर चलना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते तो उसके परिणाम दुष्परिणाम ही निष्कर्ष में आते हैं। इसलिए मैं इतने के बाद ही विराम करूँगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि लोग बोलते हैं ज्योतिष एक भ्रांति है, ज्योतिष एक वहम है, लेकिन
and also chairman of many associations of astrology. My first prediction come into true in 1996. The Vajpayee was produced. That is only for 13 days. Nobody is accepted, but this happened. Again, 97 I predicted comes to 13 months. 2004 I predicted tsunami that has come to lakhs of people died. 2018, 2019, 20, 21 and 22 I am going to predict something different from others. Because this year is starting. Saturn is very powerful in Magar Rashi. Jupiter is in Kumbha Rashi. But on 14th of April it turns into Meen Rashi. Rahu and Ketu will transit into Mesha Rashi and Libra. Anyway, the Saturn is very important. Jupiter is very important. Jupiter, Sarveshwaranam Tishnistrim Sanityamasme Tishnayanukule Prayanukule Sarvanjadeva. We have to consider Jupiter. If Jupiter is powerful in your horoscope, either in the Lagna, you will get long life and happy life and blessings of God. If Jupiter is either in the Lagna or in the 5th house or in the 9th house, the person will be blessed by all gods or God. God, you know, generative operated image, generative Brahma, Brahma Vishnu Maheshwara, or Bhagavan. What is Bhagavan? Va is Bhumi, Ga is Gagana, Va is Vayu, Va is Agni, and where is this? That is belongs to human beings and everything. And nature, we have to find all these 5 elements. Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. That is called Bhagavan. We have about 33,000 gods in our body. The mother gods who is in our body, the Lord Ganesha is in our body, and Mahadeva, Devadideva, Shiva, who is in our body. Where will be our Kundalini power? Kundalini power is very great. Everybody can open your power or create your power with yoga practice and mantra shastra and tantra shastra. Mantra, what is mantra? Manana pranihi mantraha. Those who are chanting the mantra will protect you. Any mantra, but you have to get the blessings of your Guru. Guru Parshan Gamitya Vidya Unnume Purnamaga. First of all, you have to approach a Guru. You have to find a Guru. That Guru can change your destiny. Bharadam. What is Bharadam? Can you tell the definition of Bharat? Bhava Raga Thalam Bharadam. We have crores of people in different parts of India or Bharat. Different cultures, different education, different types of habits, tendencies, everything will be different. But we are one, we are Bharat. We are people of Bharata or India. We are all one. So, you see, the sun is the greatest physician of the world. Sun who creates wind. Sun who creates rain. And also, the light of the sun which gives to plants. The plants can make photos in
photosynthesis with the help of sunlight. So, sun gives life and Saturn gives death. Rahu and Ketu. You know, there are 9 planets in astrology. Out of that, 7 are dominants and 2 are non-dominants. In astrology, who is an astrologer? Astrologer is a great person. He can help the people, he can protect the people with the knowledge of astrology. Vedadhyayi Vinido Sarva Shastra Graha Ganita Padu. He will be an astrologer. Astrology, Jyotisha, the light of. So, this year, the production of food will be increased. According to Indian astrology, Lagna is Taurus and Moon is in the Cancer Rashi. Pushya Nakshatra, 18 years and odd at the time of our independence. Then Saturn, then Mercury, then Ketu, then Venus. Similarly, the Vimshottari Dasha is going on. But anyway, last 2019 onwards, 19 December, there was a solar eclipse. That happened at Moola Nakshatra. That solar eclipse which creates the virus disease. The Rahu and Ketu who creates the viral disease, and Mars is the conjunctive disease. So, the Vasundhara Yoga is going on. That means why? What is Vasundhara Yoga? Egasme Valsare Jive Saptakodivi Bhubaravo. Jupiter who travels more than 2 rashis in a year, that creates Vasundhara Yoga. And Chandala now it is also Chandala Yoga and Kalasarpa Yoga. That is also very bad. The Saptagodivi, that Vasundhara Yoga, who kills 7 crores of people on earth by different ways. By accidents, viral disease, fungus disease, bacteria disease, or unknown diseases. The coronavirus, that is given by Chinese, name is given by Chinese anyway, that is viral disease. 700 or something. So 100 years back, that is from 2020 minus 100 years, then you can see that period also have the Vasundhara Yoga, and that also creates the cholera, typhoid, Masuri and chickenpox and etc. The viral diseases which spreads from China to other parts of the world. Now also the viral disease which was started from China and spreads Italy, European countries, African countries, India, etc. But India is a great country. The blessings of the rishis. Swasti prajapya parivalayanda nyayena margena mahimmagisha o brahmanepya shuntam loga samasta suvino bhavantu. The great vision of our rishis, all the creatures on earth have to get happiness. That is why India has to make vaccine against virus and given to donate to other countries. Our great Modi ji can help the people. In 2022, some parts of India have election. The election of president, election of vice president, and the election in Madhya Pradesh, Rajasthan, Goa, etc. But when the Jupiter and Venus is powerful during the time of election, BJP will get more seats. If Jupiter is powerful during the time of election, Congress and its alliance will get more seats. But this year,
BJP will get more seats in different states, and also Modi can control. And again, our vice president will become the president of India very soon. And the other countries, the food production in India will go up. Indian economy, we depend upon agriculture. Most of the people of India have agriculture. The second house, Bhartavyam Agilam Vittam Vadi Chachachadasham Vidyaja Vidaveda Sarvajnaniyam. Our Lagna is Taurus, second Bhava is Mercury, Midun Rashi. आज संजीव जी जागेंगे, आज संजीव जी जागेंगे, संजीव जी नहीं जागेंगे, उसमें 26वें साल के बाद ना अब आया हमें, अब नहीं आया। सर जी हमें तो यही क्वेश्चन है, हमें ज्यादा इतना झमेला नहीं है। ये तो भाई है मेरे से चार्ज ना अन्न बन गया, अन्न नीचे बैठ दिखा रहे ऐसे। एकदम खोले तना ले, धीरे धीरे रखना। हाँ रख दे बस, आगे मेरा काम। बरसात के जैसे पानी में आधे किलो तेल डाल दिए, दोनों मुट्ठी भर गए। पैसा वो अपना
मतलब लेनी क्यों नहीं बच्चा मत नीचे आ गए दो क्यों लड़का अब और बताओ उम्र कितनी है? उम्र को देखो मैं डेट नहीं बताऊं। बाकी देखो स्वास्थ्य मतलब नरम चल रही है, स्वास्थ्य तबीयत गड़बड़ चले और आज जीवन पर चली गड़बड़ जीवन पर चली। थाना सदविचार रखना, उच्च विचार रखना है, धर्म ध्यान करो, योग करो और आराम से पूरी नींद लो, है पूरी नींद लो। भाई साहब लेवल पर आ लीजिए। बड़े हाँ मैं कुछ आया हूँ यहाँ पे शिविर है तो मंगलवार को आप है ना मसूर की दाल आती है, मसूर की दाल एक बार आदि में दाल सूर्य और मंगल तो है आपके काम ये आप लोग भी मिला सूर्य और सूर्य को एक चल मैं सुमेरपुर पाली राजस्थान से आया हूँ। सेठ सूरजमल या आचार्य कॉलेज के अंदर आज 2 दिन का जो शिविर रखा है और इस शिविर के सागर वाला का ऑफिस है ना, ये गाड़ी रेस्टोरेंट मेन रोड पे पेट्रोल पंप सारी मशीन। नाम अंकुश शर्मा, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी 30/3/1998, टाइम क्या है 7:20 सुबह। कहाँ जन्म हुआ था? पहले से ऊपर सिक्कर। इनका भैया का प्रिंट आउट भी निकाल देना, अंकल से क्या निकल रहा होता है ना।